हेलो गाइस, आज एक रेशियो एनालिसिस की ही वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पढ़ ली थी। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं उसके फॉर्मूले। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता था लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट कौन सी होती थी? जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड एसेट का क्या फॉर्मूला होता था? करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। और एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसका हमने क्वेश्चन भी करा था, इसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको करंट रेशियो गिवन है, टू इज टू वन, क्लियर है। अब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई आइटम इवेंट कर रहे हो, उससे इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन में ये आया रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, इससे करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। देखिए, आप क्या करो, इस वैल्यू को लेट कर लो 50,000, क्लियर है। अब आपको करंट रेशियो गिवन थी 2:1, आप इसे भी लेट कर लो 2 लाख अपॉन 1 लाख। इसी से ही करा मैंने इसे 2:1 से, क्लियर है। अब आप देखो कि करंट लायबिलिटी रीपे करने से इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्लियर है। सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, दूसरा इंपैक्ट, अब जब आप करंट लायबिलिटी रीपे करोगे तो हवा पानी से तो करोगे ही नहीं, वो भी कैश से करोगे। तो कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो वो भी 50 से ही रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या आई रेशो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, रेशियो क्या आ गई 3:1। तो आंसर क्या हुआ? ये इंप्रूव कर गई, क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेल ऑफ फर्नीचर, इसको भी आप लेट कर लो 50,000, क्लियर है। तो फर्नीचर आपने बेच दिया 50,000 रुपए का, वही लेट कर लो 2 लाख और 1 लाख। अब जब आपने फर्नीचर बेचा तो आपके पास कैश आया, कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो ये ऊपर प्लस हो गया। लेकिन एक बार बताओ, फर्नीचर भी तो गया, तो बहुत लोगों को लगता है सर फर्नीचर माइनस भी हो जाएगा इसमें से, लेकिन आंसर इज नो। फर्नीचर करंट एसेट का पार्ट नहीं होता, फिक्स एसेट का पार्ट होता है, इसलिए उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ न्यूमरेटर आपका ऊपर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रेशो क्या आ जाएगी 2.5:1, तो ये भी इंप्रूव हो गई, क्लियर है। तो जरूरी नहीं होता कि इसके ऊपर कुछ चेंज आएगा ही आएगा, सेम भी हो सकती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ स्टॉक, आपने स्टॉक बेचा, तो अब देखते हैं 50,000 ही लेट कर लेते हैं। देखिए, करंट रेशो इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो आपने स्टॉक बेचा, तो स्टॉक बेचने से कैश आ गया, क्लियर है, लेकिन स्टॉक भी तो चला गया ना, क्लियर है। तो स्टॉक जाने से आपकी करंट एसेट कम हो जाएगी। तो कैश आया और स्टॉक गया, तो वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ा? वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ा? नो चेंज, 2:1। अगला, बिल रिसीवल
एंडोर्स टू हिज क्रेडिटर, मतलब बीआर को आप एक तरीके का चेक ले लो, आपने किसी क्रेडिटर को चेक दे दिया, तो एज्यूम करते हैं वही 50,000 और ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। क्लियर है? तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपका बिल रिसीवेबल करंट एसेट होता है तो वो ऊपर भी कम हो गया और वो नीचे भी कम हो गया, रेशो फिर इंप्रूव हो गई। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन अब आपको लिक्विड रेशो लेके करा रहा हूं। देखिए आपको लिक्विड रेशो दे रखी है, देखो करंट रेशो और लिक्विड रेशो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन फर्क क्या होता है मेन, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होती। तो देखिए सेल ऑफ स्टॉक, तो आपने लेट कर लिया इसे 50,000 और इसे 2 लाख और 1 लाख। अब आपने स्टॉक बेचा तो लिक्विड एसेट बढ़ गए ऊपर, लेकिन स्टॉक जाने से लिक्विड एसेट कम नहीं होता, क्योंकि लिक्विड एसेट्स के अंदर स्टॉक आता ही नहीं है। क्लियर है? तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो रेशो आपकी 2.5:1 आ जाएगी। आंसर इंप्रूव। राइट? करंट रेशो लिक्विड रेशो के सारे क्वेश्चन सेम होते हैं ऐसे, लेकिन बस जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री आ रहा हो वो नहीं आता, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस भी देख लीजिए, पेड रेंट इन एडवांस, इसको आप 50,000 ले लो। क्लियर है? और करंट रेशो वही 2 लाख ऑब्लिक 1 लाख। अब आपने पे करा तो कैश कम हो गया, लेकिन आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी बढ़ गया, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस तो क्योंकि रेशो का पार्ट ही नहीं होता, तो इसलिए वो इंक्लूड ही नहीं होगा। तो रेशो आपकी हो गई 1.5:1। आंसर इज रिड्यूस। राइट? आई होप ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा इंक्रीज डिक्रीज का। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रेशो करा रहा हूं आपको मैं सोल्वेंसी रेशोस। इसके अंदर पहली आती है डेप्ट इक्विटी रेशो। राइट? तो देखिए इसका फॉर्मूला जो नाम है डेप्ट इक्विटी रेशो, वो नाम ही बता रहा है डेप्ट अपॉन इक्विटी। राइट? तो डेट आ गया ऊपर, इक्विटी आ गया नीचे। इक्विटी का एक और नाम भी होता है शेयर होल्डर्स फंड। अब डेट में देखिए क्या क्या आता है। डेट बेसिकली वो चीज होती है जो एक कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एक तरीके का बाहर से लोन ले रही है। राइट? तो डेट के अंदर क्या क्या आता है वो देखिए। सबसे पहला डिवेंचर्स, कोई भी लोन, कोई भी पब्लिक डिपॉजिट, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन जो ले रही है, एक फॉर्मूला इसका ये होता है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी बताया था, फॉर्मूला था टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। राइट? अगला एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, देखिए डेट के सबहेड्स होते हैं बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के, इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका एक सबहेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा सबहेड होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये भी आपको कभी कभार गिवन होते हैं, तो आप इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके भी लिख सकते हो। राइट? और इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जर्नल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सिक्योरिटी, प्रीमियम सब आता है। तो ये उसका मेजर हेड ही मैंने लिख दिया। अगर आपको इसके अलावा चीजें दे रखी होगी तो आपको इग्नोर करनी है। क्लियर है? तो डेप्ट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला हुआ डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट में क्या क्या आता है? डिवेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। और दूसरा फॉर्मूला टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। तीसरा फॉर्मूला लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, राइट। और इक्विटी का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अब इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, देखिए, या 3 फॉर्मूले और बता देता हूं आपको, 2 और। अगली है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट आपको पता है क्या होती है, डेट भी हमने पढ़ लिया। डेट यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी को बोला गया है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है। अगली रेशो प्रोप्राइटरी रेशो, या इसे शेयर होल्डर फंड रेशो भी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड रेशो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी ऑब्लिक टोटल एसेट। इक्विटी को आप शेयर होल्डर फंड रेशो भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी भी हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, क्या होता है। टोटल एसेट आपको पता ही है इसके अंदर क्या क्या आता है, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट। आप इसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो। क्लियर है? अब आगे देखिए, एक एग्जांपल कराता हूं मैं आपको। याद रखना, कभी कभार आपको डिबेंचर डायरेक्ट गिवन होता है तो वही डेप्ट होता है, वो एक पार्ट हुआ। अगर सिर्फ डिबेंचर गिवन है तो वही नॉन करंट लायबिलिटी बन जाता है। एक एग्जांपल देखिए, आपको टोटल एसेट दे रखा है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज दे रखा है 2 लाख, टोटल डेट दे रखा है 6 लाख। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत सिंपल चीज है। मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं निकल रहे हो, वैल्यूज नहीं आ रही, तो आपको एक लॉजिक लगाना है, वो ब्रह्मास्त्र वाला, राइट। तो हम वो बनाते हैं। देखिए, आप वर्किंग नोट बनाओ और उसी में ही बना लो। देखिए, आपको टोटल एसेट्स दे दी, आपने यहां लिख ली 10 लाख, उसी को यहीं लिख दिया 10 लाख। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। आपका करंट लायबिलिटी कितना है? 2 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के टोटल डेट होता है। ये कितना दे रखा है आपको? 6 लाख। अगर ये 2 है तो ये टोटल 6 है, तो ये कितना हो गया? 4 लाख, राइट। अब 10 लाख में से ये 6 चला गया तो इक्विटी इसका ऊपर का पार्ट होता है, तो वो कितना बचा? 4 लाख, राइट। तो डेट इक्विटी का जब आप फॉर्मूला लगाओगे, डेट कितना आया आपका? डेट कितना आया? 4 लाख, और इक्विटी भी 4 लाख। तो रेशो आ गई 1:1, राइट। आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल कराने जा रहा हूं मैं आपको डेप्ट इक्विटी का ही। वो देखिए, आपको डेट इक्विटी दे रखी है 0.5:1। क्लियर है? 0.5:1।
अगला, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब आपको ये बताना है इक्विटी शेयर इशू करने से डेट इक्विटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी या सेम रहेगी। वही लॉजिक सेम जो मैंने आपको करंट रेशो में बताया था। आप पहले वैल्यू लेट कर लो, देखिए इसको 5 लाख ले लीजिए, नीचे वाले को 10 लाख ले लेते हैं, क्लियर है। अब आपने 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू करे, क्लियर है। तो अब ये 1 लाख के इक्विटी इशू शेयर इशू करे तो आपके पास कैश भी आया और इक्विटी शेयर भी आई। कैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी और डेप्ट, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर बढ़ने से आपका डेट इक्विटी बढ़ गई, तो ये डिनोमिनेटर आपका बढ़ गया। तो अगर किसी चीज का डिनोमिनेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हुआ तो रेशियो क्या हो गई, राइट। नेक्स्ट देखिए, इशू ऑफ बोनस शेयर। ये क्या होता है, बोनस शेयर में क्या होता है, कंपनी फ्री के शेयर दे देती है, राइट। किसके शेयर, अब फ्री के दे रही है, शेयर तो बढ़ रहे हैं, दे कहां से रही है, लेकिन वो अपने रिजर्व को कैपिटलाइज कर देती है, मतलब अपने रिजर्व में से शेयर दे देती है, क्लियर है। तो लेट कर लेते हैं इसे, ये 5 लाख, ये 10 लाख, क्लियर है। अब आपने शेयर इशू करे 1 लाख के, तो इक्विटी शेयर का पे बढ़ गई, राइट। लेकिन शेयर दिए कहां से थे, रिजर्व से। रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है, इक्विटी का, तो वो रिड्यूस हो गया। तो देखा जाए तो एक बड़ा और एक कम हुआ, तो आंसर नो चेंज, राइट। ये आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। सर लेट कर लीजिए 1 लाख, वही डेप्ट इक्विटी रेशियो ले लेते हैं। डेट कितना है, 5 लाख, इक्विटी कितनी है, 10 लाख। अब आ गया, अब लोग बोलेंगे सर डेट पे करा तो ये डेट कम हो गए और कैश कम हो गया। कैश ना ही डेप्ट होता है ना इक्विटी होता है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिबेंचर कम हो गए तो ऊपर कम हो गया। आंसर इज नो। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जिस साल डिबेंचर रिडीम होने वाले होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी से हट के करंट लायबिलिटी में चले जाते हैं, तो वो इसका तो पार्ट ऑलरेडी है ही नहीं। जब वो इसका पार्ट है ही नहीं तो ये माइनस भी नहीं होगा और कैश का भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आया, नो चेंज, राइट। तो आज हमने कौन सी रेशियो पढ़ी, डेट इक्विटी रेशियो पढ़ी, राइट। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो पढ़ी, तीसरी प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ी, क्लियर है। अब हम जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे। उसकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि वो थोड़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। आप इसको इतना पढ़ लो, क्लियर है, और अपने क्वेश्चंस करो। चलिए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।